जय जय हिंद। आज हम कक्षा 7 के विषय विज्ञान के अध्याय 1 करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो 1 नंबर अध्याय में बोल रहा है क्या, जल और जंगल। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जल और जंगल। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए हमेशा जल को बचाने की सलाह दी जाती है। नहीं तो जल नहीं रहेगा तो हम सब नहीं रह सकते हैं, इसलिए जल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और जल के महत्व को बताने के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। आपने देखा होगा नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन जैसे विशेष ग्रीष्मकाल के समय से दिखाई देते हैं। क्या यह सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? हम सब जगह देखते हैं, इसीलिए जल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है जल ही जीवन है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जल की कमी के कारण ये सूखा का दृश्य यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्या है? जल की कमी के कारण है। जल की कमी के कारण खेती भी नहीं हो सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि पृथ्वी पर बहुत ही अधिक मात्रा में जल है। पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जल है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है। जैसे ये डायग्राम पे दिखा रहा है, ये मान रहा है कि पूरा विश्व में जो है 20 लीटर जल है। कितना है? 20 लीटर जल। इसमें 5 ml की क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे से पात्र में डालिए। देखिए, अगर 5 ml क्षमता है उसका एक चम्मच का, तो 5 गुना 100 तो 500 ml इसे निकालने के बाद फिर उसका 1/4 चम्मच, 1/4 कितना हो गया इसका? 150 ml। 150 ml निकालने के बाद अब इसमें मग से 30 चम्मच जल कांच में रखिए। ये कांच का जो दिख रहा है डब्बू साइड का, इसमें जो रखा है, जो इसमें बचा है वही हमारा शुद्ध जल है जो पीने योग्य है। और इधर जितना भी है खारा है। इससे अनुमान लगा सकता है विश्व में जितना भी जल है उसका 2.5 से 3% ही पीने योग्य है। बाकी क्या है? बाकी पीने योग्य नहीं है। इसीलिए पृथ्वी पर अस्तित्व को रहने के लिए जल को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए जल का बेवजह उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी जल है इसमें बहुत कम ही पीने योग्य जल है। और जो भी है ज़्यादातर समुद्र में सब खारा है। जैसे यहाँ वेन डायग्राम में दिखा रहा है, इसमें कितना है? भौम जल इतना है, जो इतना उसमें भी इतना है भौम जल, इतना सा है पीने वाला। इसमें मृदु जल है। मृदु जल जैसे हिमालय सब में बर्फ़ के रूप में जो है वो सब मृदु जल उसको बोलता है। लेकिन मृदु जल के बाद ये खारा है, उसके बाद मृदु है, मृदु के बाद भौम जल है जो पीने के योग्य है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों की संख्या द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रम की सही शब्द लिखिए। मतलब इसमें जो शब्द जो गलत लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है जल भौम, तो ये नहीं, जल भौम ये नहीं होगा, भौम जल होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भौम जल हो जाएगा। दूसरा में लिखा है वाष्प, ये नहीं होगा, इसका मतलब होता है वाष्प। संघनन, ये घनसन लिखा है, ये नहीं होगा, संघनन को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद लिखा है दबला, ये दबला नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये बादल हो जाएगा, बादल होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिखा है निर्जोपसन, ये नहीं है, ये वाष्पोत्सर्जन। क्या है ये वाष्पोत्सर्जन है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन वो प्रक्रिया होता है जिसमें पौधे के अनावश्यक जल को बाहर निकाला जाता है। मतलब पौधे को जितना जल की आवश्यकता होता है उससे अगर अधिक हो जाता है तो क्या करता है वो उससे अपने पत्तियों द्वारा वो एक्स्ट्रा जल को निकाल देता है। वही क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत। तो क्या है भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत, तो इसके बारे में जानना है हमको। देखिए, भूमिगत जल उसको बोला जाता है जो हमें पृथ्वी के सतह से अंदर से प्राप्त होता है। ये जो होता है पृथ्वी के अंदर में जो जल है ये सभी जगह मौजूद नहीं होता है। क्या होता है, सभी जगह मौजूद नहीं रहता। अगर सभी जगह जल मौजूद रहता तो क्या होता, पृथ्वी दब जाता, मतलब उतना हार्ड नहीं होता। ये सब जगह नहीं होता है और इसका लेयर भी अलग अलग होता है। जैसे कहीं पर हम बोरिंग के माध्यम से जो करते हैं तो क्या होता है, कहीं पे 100 फीट के गहराई पर निकल जाता है पानी और कहीं पे 100 से ज़्यादा भी निकल जाता है। तो सबका जो भौम जल का स्तर है एक नहीं है, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़े से इस बारे में बात करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तथा पाइप नहीं डाली जा सकती है। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना। इसीलिए क्या होता है, कभी ऊपर में ही स्तर मिल जाता है, कभी 100 फीट पे ही, कभी 150 फीट पे मिलता है। पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, भौम जल स्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, भौम जल स्तर बोला जाता है। यहीं पे भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर से लेकर अनेक मीटर की गहराई हो सकती है। इस स्तर से नीचे पाए जाने वाला जल को क्या बोलाता है, भौम जल कहलाता है। आपको समझ में आएगा भौम जल क्या आता है। भौम जल का स्रोत आपने सोचा है कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जल कहाँ चला जाता है। ये क्या होता है, ये रिस के पृथ्वी के अंदर चला जाता है। जो सबसे अच्छा भौम जल स्तर को पूरा करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, वर्षा का होना। अब हम पढ़ेंगे भौम जल, जल भर तथा भौम जल का स्तर। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। क्या होता है, जब वर्षा होता है तो रिस के वो क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है। इसे यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर से नदी बह रहा है, ये रिस के ये पानी अंदर चला जाता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव का अंतः स्यंदन कहते हैं। मतलब ये रस के जो अंदर चलाते हैं उसको क्या बुलाता है, स्यंदन बुलाता है, स्यंदन कहते हैं। अतः इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति होता है। क्या होता है, जब वर्षा होता है रिस के अंदर चला जाता है, जितना भी मतलब उसका भौम जल का स्तर जितना भी नीचे चला जाता है इसको ये फिर मेंटेनेंस करता है। इसीलिए वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, भौम जल का स्तर भी नीचे चला जाएगा। भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच में संचित हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये रिस का जब अंदर चला गया जल, तो यहाँ पे देखिए जल भर गया इसमें, तो ये सब संचित हो गया यहाँ पे आके। ये भौम जल था, ये रिश्ते इसमें चला गया नीचे, संचित जल हो जाता है। इन भंडार जल को ही जल भर कहते हैं। इन जल को सामान्यतः नलकूप द्वारा ही निकाला जाता है। जब क्या होता है, जब यहाँ से बोरिंग किया जाता है तो इसका एक लेयर यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे जल ये संचित हो रहा है और ये यहाँ पर भी है। अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, इससे जल का लेयर नीचे चले जाएगा। इसीलिए उसका जल का पूर्ति किससे होता है, बारिश से ही होता है। अब हम पढ़ेंगे भौम जल स्तर का गिरना। आखिर क्या कारण है जो भौम जल का स्तर गिरता है। देखिए यहाँ पर हम बता चुके हैं कि भौम जल स्तर कैसे बनता है। तो भौम जल स्तर की पूर्ति सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा का जल का रिसना, तो ये तो हम बता चुके हैं पहले। अब इसको पढ़ना है कि क्या कारण है कि भौम जल स्तर नीचे गिर रहा है। तो देखिए इसमें बहुत सा कारण, जैसे जनसंख्या अधिक होगा तो क्या होगा, पानी की खपत अधिक होगा। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियल में भी जितना भी उद्योग होता है उसमें भी क्या होता है, जल का उपयोग होता है। कृषि कार्य में भी होता है। वृक्षारोपण
वन रोपण आदि भी क्या होता है, आदि भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। क्योंकि जब कृषि करते हैं तो क्या होता है, उसको खेत में भी पानी देना पड़ता है, वृक्ष लगाने पर भी उसमें पानी देना पड़ता है, ये सब कारण है। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल को प्रभावित करता है। क्या आंतरिक संरचना का जो परिवर्तन होता है उसमें क्या करता है, भौम जल का उपयोग होता है, जो भूमि के अंदर होता है। ये सब कारण है भौम जल स्तर का नीचे का गिरना। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिहार में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को रंगने के लिए बोला है। तो बोल रहा है बिहार में अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे होता है सबसे अधिक होता है किशनगंज में। कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। किशनगंज में होता है, किशनगंज में होता है, रोहतास में होता है, ये सब में क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। यहाँ पे आप मैप देखकर इसमें भर सकते हैं, यही पूछ रहा है इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा जल का प्रबंधन, मतलब जल को कैसे बचाया जा सकता है, प्रबंध किया जाता है। क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जल पूर्ति की लाइनों से जल रिसते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। क्या आपने नलों से जल बहते हुए देखा है? क्या आपने पीते समय गिलास में कुछ पानी छोड़ देते हैं? ये सब देखा है। इन आदतों को सुधार लाकर हम जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। जैसे कहीं पे नहा रहा है तो क्या होता है, इसे पानी खोल देता है, इसे गप करते रहता है, उससे क्या होता है, जल का दोहन होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है, जल में कमी होता है, जल का स्तर नीचे चला जाता है। नेक्स्ट, वर्षा जल के संग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जल का प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति एक अच्छा उदाहरण है। भूमिगत जल की पूर्ति कब होगा, जब बारिश होगा। उससे क्या होगा, अगर कहीं पे तालाब है तो उसमें पानी भरेगा और इसके क्या होगा, फिर नीचे चले जाएगा। इससे क्या होगा, जल स्तर बना रहेगा। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबजौ, डबरे, आहरे बनवाई गई। इससे क्या होता है, भूमिगत जल को बनाए रखा जा सकता है, भौम जल को। उससे और एक इसमें होता है ड्रिप सिंचाई से भी क्या होता है, जल को बचाया जा सकता है। इसमें क्या, ड्रिप सिंचाई में होता है कि जहाँ पे उस पौधा होता है वहीं पे उसको ही जल पहुँचाया जाता है, ना कि पूरा खेत में। उससे क्या होता है, पौधे को डायरेक्ट उसको जल भी मिल जाता है और एक्स्ट्रा जल भी खर्चा नहीं होता है, नहीं तो इधर मिट्टी में भी जाता है। इससे क्या होता है, उसके जड़ तक ही पानी दे जाता है। इसलिए ड्रिप सिंचाई की प्रबंध अपनाना चाहिए, उससे क्या होता है, जल की बचत होता है। ये सब उपाय है जल को प्रबंधन करने का। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है, ड्रिप सिंचाई के बारे में बताएं तो क्या होता है, किसान भी अपने खेतों में सिंचाई के लिए मितव्ययता कर सकते हैं। इसके उदाहरण के रूप में ड्रिप या बूंद बूंद सिंचाई बोलता है। ड्रिप सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। इस विधि द्वारा कम व्यास के पाइपों से, व्यास इसको बोला है, जैसे ये पाइप है इसमें कितना ये मतलब कितना इसमें पानी जा रहा है, इसी को बोला था व्यास। यहाँ से दूरी को उसको मतलब कितना ये पानी इसमें जा रहा है, इसको व्यास बोला जाता है, इसको गोलाई को। पाइपों से जल पौधे की जड़ों पर पहुँचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होता है। इसी प्रकार यदि नलकूप के जल के पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी जल की खपत की कमी होगी, क्योंकि ये पाइप पे अगर ये इधर से मिट्टी का मिट्टी का बांध बनाएगा तो उसमें क्या होगा, इसमें पानी का खपत होगा। और अगर पाइप रहेगा तो क्या होगा, जहाँ पे पहुँचाना होगा वहाँ पर ही पानी चल जाएगा, एक्स्ट्रा पानी भी खर्च नहीं होगा। तो ये सब उपाय है पानी को पानी को बचाने का उपाय है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जंगल। क्या है, जंगल। नेक्स्ट टॉपिक है जंगल। देखिए जंगल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमको बहुत सा उत्पाद भी मिलता है। और जंगल से जैसे औषधि के लिए पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर होता है, ये हमको ऑक्सीजन देता है।
और जंगल से क्या होता है, बारिश होता है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो मौसम नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो बारिश नहीं होगा। इसलिए जंगल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये जंगलों में पाई जाने वाली वन्य संपदा जीव जंतु सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने कई आरक्षित घोषित किया गया, मतलब उसको बचाने के लिए। उदाहरण के लिए पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य जो टाइगर के संरक्षण के लिए संरक्षित वन है। वैशाली जिले के बरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले में भीम बांध अभ्यारण्य, गया जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। क्या होता है इसमें, यहाँ पे इसको सुरक्षित रखा जाता है, पेड़ पौधे को और जंगली जानवर सबको। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे या शहर से लगे छोटे जंगल भी होते हैं। ये क्या होता है, इस जंगल होते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पे हमें चीड़, देवदार वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में चौड़े पत्ते वाले साल, सागवान पेड़ मिलते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाके में उस मौसम में सागवान पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्राय उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि जितना भी जानवर होता है, शाकाहारी जानवर होता है, वो सब क्या होता है, पेड़ पौधे की पत्तियां सब खाता है। इसीलिए जंगल रहने पर पेड़ पौधे भी रहेंगे, जंगल रहने पर जानवर भी उसमें रहेंगे, और पेड़ पौधे रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग को ऑक्सीजन भी मिलेगा, तब हम सब जीवित रह सकते हैं। उससे बहुत सा औषधि भी मिलता है वहाँ से, पेड़ पौधे से। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा, जंगल में पाए जाने में जंतु एवं पेड़ पौधे, कौन सा जंतु का नाम इसमें से हाथी पाया जाता है, शेर पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, हिरन होता है, जंतु सब ये सब पाया जाता है इसमें, हिरन ये सब हो गया। इधर पौधा में क्या होता है, साल होता है, सागवान होता है, शीशम होता है, ये सब क्या होता है, वहाँ पे पाया जाता है पेड़ पौधे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए वृक्ष वहाँ पे जो पाया जाता है जंगल में, औषधि वाला जो पौधे पाए जाते हैं, तुलसी हो गया, अमलतास हो गया, ये कचनार हो गया, अर्जुन हो गया, ये क्या हो गया, ये सब पौधा जो है जंगल में पाया जाता है, इससे औषधि बनाया जाता है। उसी प्रकार इमारती लकड़ी भी इससे प्राप्त होता है, उसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, वन में खाद्य श्रृंखला, मतलब खाद्य श्रृंखला क्या होता है, तो इसमें जानेंगे। वन में जो पेड़ पौधे सब पाया जाता है, उसमें कुछ ऐसा भी होता है जो अपना खुद भोजन बनाता है। सब जितना भी पेड़ पौधा रहता है वो क्या होता है, वो खुद अपना भोजन बनाता है। उसमें क्या होता है, कुछ होता है स्वपोषी होता है, कुछ परपोषी। स्वपोषी उसको बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक में उसको बोला जाता है जो खुद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूरज निकलता है तो उससे क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बना लेता है, तो उसको क्या बोलता है, स्वपोषी बोला जाता है। जैसे पेड़ पौधा कही जाता है क्या, जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, इससे ये भोजन बना लेता है, इसको स्वपोषी बोलता है। परपोषी जो दूसरे पे निर्भर होता है, जैसे यहाँ पे गिद्ध है कि गिद्ध क्या खाता है, मांस खाता है, ये दूसरे पे निर्भर रहता है, ये हो गया परपोषी। हम सब क्या है, परपोषी है, पेड़ पौधे पे आश्रय होता है। उसमें परपोषी और मृतोपोषी के बारे में पढ़ा है। आपने यह भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी पौधे हैं पर निर्भर करते हैं। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें अन्य जीव द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है। जैसे आपको मांसाहारी का मतलब समझिए, मांस खाने वाला। शाकाहारी जो मांस नहीं खाता, और सर्वाहारी जो दोनों खाता है, मांस भी खाता है और भोजन भी खाता है, और मांस भी खाता है और इधर का खाना भी खाता है, भोजन भी
तो इसमें देखिए ये इसी को बोला जाता है वन में खाद्य श्रृंखला। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, घास है। घास को जिसमें छोटा छोटा जो रहता है ये मकड़ी सब, इसको ग्रास होपर बुलाते हैं। ग्रास होपर को कौन खाता है, मेढक खा जाता है, ठीक। और मेढक को कौन खा जाता है, सांप। और सांप को कौन खा जाता है, ये गिद्ध खा जाता है। ये क्या हुआ, श्रृंखला। अगर इसमें एक भी श्रृंखला अगर हट जाएगा तो यहाँ पे मतलब पृथ्वी पर अपघटन का कार्य खत्म हो जाएगा। मतलब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा ये खाद्य श्रृंखला। ऐसे देखिए यहाँ पे अगर गाय है तो कुछ मर जाता है तो क्या होता है उसको, अगर ये गिद्ध सब नहीं खाए तो क्या वो पोल्यूशन फैलाते रहेगा वायुमंडल में। उससे क्या वायु प्रदूषण हो जाएगा। इससे कहीं पे रोड पर जो मरा होता है कितना गंद करता है। अगर ये अपघटित करके उसको खाएगा नहीं तो वायु को भी प्रदूषित करेगा। और क्या होगा, आहार खाद्य श्रृंखला, ये वायुमंडल दूषित हो जाएगा और ये खाद्य श्रृंखला भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें सबको रहना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, घास कीट खाता है मेढक, सांप गरुड़ और बाघ हिरन और बाघ। यहाँ पे सब खाद्य श्रृंखला, ये घास कीट मेढक सांप गरुड़ घास हिरन और बाघ। घास खाता है हिरन, हिरन को खाया जाता है बाघ। ये सब क्या है, इसे खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वन की मिट्टी। क्या पढ़ेंगे, वन की मिट्टी। आप जंगल में या सघन आम या लीची के बगीचे में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देख सकते हैं जो इन पत्तियों घास फूस को सड़ाकर ह्यूमरस बनाते हैं। ह्यूमरस में सहायक होते हैं। ह्यूमरस उसको बोला जाता है जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा जाता है। एक तरह से उसको कंपोस्ट बोला जाता है, खाद। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिसे लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है, जो खुली आंख से दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो उसी तरह सूखी पत्तियां और क्या करता है, और ये यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो होता है, ये सूक्ष्म जीव अपघटन कहलाते हैं। कैसे कहलाता है, तो यह क्या करता है, सूखी पत्तियों में ह्यूमरस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमरस में परिवर्तित हो जाता है। वो छोटा पत्ती सबको क्या करता है, अपघटित करके ह्यूमरस में बदल देता है, जो अंततः पौधे पोषण में सहायक होते हैं। जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी हो जाता है। क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में जब कोई जीव मरता है तो वहाँ पे छोटे छोटे कीड़ा उसको अपघटित कर देता है। और वहाँ पे देखिए जैसे कोई भी जानवर कहीं पे मरता है तो वहाँ पे 1-2 महीने के बाद वहाँ पे क्या मिट्टी देखना पूरा एकदम काला हो जाता है। वहाँ पे बहुत ही लंबा ऐसे घास हो जाता है। क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें अपघटन होने के बाद उसमें ह्यूमरस की मात्रा अधिक हो जाता है, जो कंपोस्ट खाद का कार्य करता है। इसमें खाद्य श्रृंखला भी पूरा आ जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाता है और साथ ही पोषण चक्र भी पूरा हो जाता है। तो ह्यूमरस समझ में आ गया क्या होता है। जब पत्ते को अब छोटे जो सूक्ष्म जीव होता है उसको अपघटित करके ह्यूमरस में बदल देता है और ह्यूमरस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है, ठीक। अब नेक्स्ट है, वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन में बना रहता है। मतलब कैसे बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन वातावरण में। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, उसके लिए जंतु है और पादप है। अगर दोनों में अगर सिर्फ पादप रहेगा, अगर पादप है तब क्या होगा, पादप है तब जंतु भी रह सकेगा। अगर जंतु नहीं रहेगा तो पादप भी नहीं रह सकते। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, पहले क्या, ये प्लांट है, ये पादप है। पादप क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन इसको कौन ले जाता है, पादप पहले क्या करता है, पादप ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब ऑक्सीजन देता है तो ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है, तो ये जंतु करता है। जंतु में हम सब भी एक प्रकार का क्या है, मानव जंतु है। जंतु इसको क्या करता है, एग्जॉर्ब। फिर जंतु क्या करता है, जंतु जो छोड़ता है तो क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, पादप ले लेता है। इसका ऐसे क्या होता है, इसका चक्र पूरा हो जाता है। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इसमें एक भी अगर खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पादप हमको क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। पौधा सब, गाछ वृक्ष, जंगल में होता है, उससे हमको क्या मिलता है,
ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन हम जंतु सब ले लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम सब रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद क्या होता है, ये पादप लेता है। इसे ये साइकिल चलते रहता है। अगर इसमें कोई भी एक गड़बड़ होगा तो क्या होगा, साइकिल बिगड़ जाएगा और यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वन में क्या क्या लाभ होता है। वन जीव जंतुओं को आश्रय देता है। क्या होता है, वन जीव जंतुओं को आश्रय देता है, क्योंकि वन में बहुत सारा जाके जानवर सब रहता है। भोजन तथा पोषण प्रदान करता है, क्योंकि भोजन भी हमसे क्या मिलता है, पौधे से मिलता है। प्रदान करने के साथ साथ नए पादप को पनपने और वृद्धि करने का भी अवसर देता है। इसे बहुत सब कीमती सब पौधा यहाँ पे उखाड़ के लेके चला जाता है, लेकिन वो क्या आता है, जंगल में वो सब क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। तो ये सब यहाँ पे आश्रय हमको देता है। और क्या हमें जल से फायदा, मतलब वन से फायदा आता है। वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों पर क्या होता है, वृक्षों की पत्तियों तथा तने लता एवं वितानों से होकर फुब्बारे के भौम जल के जल रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतः स्रावित होकर भौम जल के स्तर को क्या होता है, वृद्धि करता है। पानी क्या होता है, आने के बाद भौम जल का स्तर वृद्धि होता है। उसके बाद भू अपर्दन मतलब इरोजन, सॉइल इरोजन भूमि का अपर्दन को रोकता है और भूमि को उर्वरता शक्ति को बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा करता है। क्या करता है, जैसे जहाँ पर भी नदी के किनारे वृक्ष सब लगाया जाता है, उससे क्या होता है, वृक्ष की कटाव क्या करता है, मतलब मृदा मतलब मिट्टी के कटाव को रोकता है। जैसे बाढ़ आने पर वो क्या होता है, कटाव कर देता है, इरोजन करता है, उसको क्या करता है, ये रोकता है। भू अपर्दन को कौन रोकता है, जंगल से। इसीलिए जंगल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और खासकर उस जगह पर जहाँ पर बाढ़ सब आता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, इरोजन हो जाता है, उसको वहाँ पे क्या होता है, वृक्ष को लगाना ही बहुत आवश्यक होता है। तो ये सब हमें इससे लाभ होता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब जो भी इसका क्वेश्चन आंसर रहे हम इसको वीडियो में प्रोवाइड करा देते हैं, आप इसे रोक कर देख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।